Welcome to the class, students. I am Sangeeta from Takshila Model School, and today in this lecture we are continuing chapter number 5 of food and its digestion, and the topic that we are going to cover today is digestion of food. So please open page number 53 of your book for the reference. So अपनी लास्ट लेक्चर में, अपनी लास्ट क्लास में हमने सारे न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ लिया. सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स and minerals. Apart from these nutrients, we also studied about roughage and water. roughage क्या होता है? फाइबर जो होता है, फाइबरस फूड जो होता है. ठीक है, इन सब की रिक्वायरमेंट्स देख ली थी, इन सब के फंक्शन देख लिए थे. आज हम शुरू करते हैं एक नया टॉपिक जो है हमारा बैलेंस्ड डाइट. बैलेंस्ड डाइट के बाद हम अपने मेन टॉपिक पे आएंगे, डाइजेशन ऑफ फूड. डाइजेशन ऑफ फूड यानी कि खाने का डाइजेस्ट होना, खाना जो हम खा रहे हैं वो पचता कैसे. ये सब हमने देख लिया कि हमारे खाने में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एक्सेट्रा, जो भी सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है. अपने खाने के बारे में हमने जान लिया. अब उस खाने को खाने के बाद होता क्या है प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर जाकर, वो हम देखेंगे. तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि बैलेंस्ड डाइट क्या होती है. ओके, सो फर्स्ट लेट अस नो व्हाट इज डाइट. डाइट क्या होता है? जो भी फूड हम कंज्यूम कर रहे हैं, जो भी हम खाना खा रहे हैं, उसको हम डाइट कहते हैं. द फूड दैट वी ईट इज डाइट. अब बैलेंस्ड डाइट, ऐसी डाइट जो बैलेंस्ड हो. तो ऐसा खाना जो बैलेंस्ड हो. बैलेंस्ड किस मामले में हो, किस तरह से वो बैलेंस्ड हो. यहाँ पर बैलेंस्ड का मतलब है हमारे खाने में जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो बैलेंस्ड हो, वो प्रॉपर अमाउंट में हमारे फूड में प्रेजेंट हो, ताकि हमारी बॉडी में किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी ना आए और किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी से हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम ना हो और हमारी बॉडी प्रॉपरली नॉर्मली फंक्शन करती रहे. उसके लिए जरूरी है ऐसी डाइट लेना जो कि बैलेंस्ड हो. बैलेंस्ड यानी कि उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो और इस तरह से प्रेजेंट होंगे कि जितने हमारी बॉडी को चाहिए, एटलीस्ट उतने अमाउंट में हमारे खाने में सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होने चाहिए. अगर हमारे खाने में सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे, ठीक है, तो जो न्यूट्रिएंट मिसिंग होगा हमारे खाने से, जो न्यूट्रिएंट हमारे फूड में प्रेजेंट नहीं होगा, उस न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी हमारी बॉडी में. और फिर क्या होगा, उस न्यूट्रिएंट का जो फंक्शन था हमारी बॉडी में वो नहीं हो पाएगा और फिर हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग में दिक्कत आ जाएगी. तो इसलिए जरूरी है कि हम जो भी खाना खा रहे हैं, इट हैज टू बी बैलेंस्ड. So let us now know the definition for balanced diet. What is a balanced diet? A diet which contains all the nutrients, जिसमें सारे nutrients होने चाहिए. सारे nutrients कौन से? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स. उसके अलावा रफेज जो कि न्यूट्रिएंट नहीं है वो भी प्रेजेंट होना चाहिए. ओके, इन करेक्ट प्रोपोर्शन. ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर वर्ड है, करेक्ट प्रोपोर्शन. इस डेफिनेशन में, ठीक है, बैलेंस डाइट है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट होने चाहिए, लेकिन कैसे होने चाहिए? करेक्ट प्रोपोर्शन. प्रोपोर्शन का मतलब है अमाउंट. ऐसा नहीं है कि जो हम खाना खा रहे हैं उसमें फैट बहुत ज्यादा है और प्रोटीन बहुत कम है. नहीं, वो बैलेंस डाइट नहीं कहलाई जाएगी. न्यूट्रिएंट होने चाहिए लेकिन उतने जितने हमें रिक्वायर्ड है. ओके, फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा खाना खा रहे हैं जिसमें फैट बहुत ज्यादा है. और फैट हमें किससे मिलता है? फैट हमें मिलता है घी से, ऑयल से. तो अगर हम ये ज्यादा खाएंगे, घी ऑयल अगर हम ज्यादा कंज्यूम करेंगे, तो क्या होगा? हम धीरे धीरे ओबीज होते जाएंगे. ओबीज यानी कि मोटे होते जाएंगे और उससे हमारी बॉडी पे एक तरह से उल्टा इफेक्ट पड़ रहा है. वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है. तो फैट हमें इतना ज्यादा कंज्यूम नहीं करना चाहिए अपने खाने में. तो बैलेंस डाइट में हमें ये देखना है कि कौन सा न्यूट्रिएंट तो ज्यादा हो और कौन सा न्यूट्रिएंट कम हो, और वो डिपेंड करता है एज के ऊपर, जो हमने अपनी लास्ट लेक्चर में देखा था. अब ऐसी डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट हो और करेक्ट अमाउंट में हो, करेक्ट प्रोपोर्शन में हो, वो डाइट कहलाती है बैलेंस्ड डाइट. अब एक बैलेंस्ड डाइट में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स आर एनर्जी गिविंग फूड. सो कार्बोहाइड्रेट्स हैज टू बी मोर इन अ डाइट एंड लेस फैट्स. हमारी बैलेंस डाइट में फैट कम होना चाहिए, बिकॉज ज्यादा फैट कंज्यूम करने से वी बिकम ओबीज, हम मोटे हो जाते हैं. सो दैट इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ. ठीक है, तो हमारे बैलेंस डाइट में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होने चाहिए, फैट कम होना चाहिए. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट किससे मिलता है? रोटी, ठीक है, जो हमारी चपाती होती है, राइस,
ठीक है, ये सीरियल्स जो हमारे होते हैं सब में कार्बोहाइड्रेट्स होता है, हनी है, ब्रेड है, ठीक है। फैट किस में होता है, ऑयल, घी, ये कम खाना चाहिए। प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स ये अच्छे अमाउंट में होने चाहिए। प्रोटीन्स किस में होता है, पल्सेस जो दाल होती हैं, मीट, एग्स, ठीक है। विटामिन्स, मिनरल्स हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और फ्रूट से पाया जाता है, ठीक है। सो हमारे बैलेंस डाइट में ग्रीन वेजिटेबल्स खूब होने चाहिए, हमें सैलेड कंज्यूम करनी चाहिए। सैलेड के होते जो रॉ वेजिटेबल्स होते हैं, ठीक है, और फ्रूट्स हमें खूब सारे जो है कंज्यूम करना चाहिए। तो इस तरह से जो है हमारी बैलेंस्ड डाइट बनती है। क्योंकि बच्चों एक ही तरह के खाने से हमें सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल सकते। अगर हम सोच रहे हैं कि दाल चपाती खा के हम सारे न्यूट्रिएंट्स जो है पा लेंगे, तो नहीं, दैट्स नॉट पॉसिबल। अलग अलग फूड में अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, और अगर हमें चाहिए कि हमारी जो डाइट है वो बैलेंस्ड रहे, सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को मिल पाए, तो हमें वैरायटी ऑफ फूड्स जो है खाना पड़ेगा। हमें ग्रीन वेजिटेबल्स भी खाने पड़ेंगे, हमें रॉ वेजिटेबल्स भी खाने पड़ेंगे, हमें फ्रूट्स भी खाना पड़ेगा, हमें राइस भी खाना पड़ेगा, हमें जो है एग भी खाना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से जो है अलग अलग तरह का हमें वैरायटी ऑफ फूड जो है कंज्यूम करना पड़ता है, क्योंकि एक ही तरह के खाने से सारे न्यूट्रिएंट हमें नहीं मिल सकते। Now students, let us start another topic which is digestion of food. So digestion क्या होता है? Digestion होता है कि हम जो खाना खाते हैं वो सिंपलर सब्सटेंसेस में टूट जाए ताकि वो एब्जॉर्ब हो सके। तो हमारे खाने का एक तरह से ब्रेक डाउन होना, सिंपल सब्सटेंसेस में उसका कन्वर्ट हो जाना, वो डाइजेशन कहलाता है। सबसे पहले देखो, हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, ठीक है। डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके हमारी बॉडी में काम कर रहे हैं। अब अगर हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी का हर एक ऑर्गन अच्छे से काम करे, क्योंकि हर एक ऑर्गन अच्छे से काम करेगा तो हमारी पूरी बॉडी अच्छे से काम करेगी, तो उसके लिए हमें चाहिए कि हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हर ऑर्गन तक पहुंचे, ठीक है। अब सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे न्यूट्रिएंट्स हमें किससे मिल रहे हैं, हमारे खाने से मिल रहे हैं, ठीक है। तो वो न्यूट्रिएंट्स हर ऑर्गन तक हमारी बॉडी के पहुंच पाए, उसके लिए जरूरी होता है कि जो खाना हम खा रहे हैं पहले वो ब्रेक डाउन हो जाए, बिल्कुल छोटे छोटे सब्सटेंसेस में, मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस में, ठीक है। मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस आप हायर क्लासेस में जानोगे, अभी नहीं इतना डिटेल में जाना है, ठीक है। मतलब हम सिंपली ये समझते हैं कि अपना फूड जो हमने कंज्यूम किया है वो इतना छोटा हो जाए कि वो हर ऑर्गन तक पहुंच पाए, ठीक है। फिर जो हम खाना खाते हैं वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से जो है डाइजेस्ट होता है, यानी कि पचता है, और वहां पर जाकर वो सिंपल सब्सटेंसेस में टूट जाता है, और उसके बाद वो ऑर्गन तक पहुंच पाता है। कैसे? ब्लड के थ्रू, क्योंकि ब्लड हमारी पूरी बॉडी में घूम रहा है। तो वो न्यूट्रिएंट्स हर ऑर्गन के पास कौन लेके जाता है? ब्लड लेकर जाता है। अब हमारा जो खाना है उसके जो न्यूट्रिएंट्स है वो ब्लड तक पहुंच पाए, उसके लिए जरूरी होता है हमारे खाने का डाइजेशन होना। तो वही अभी हम यहाँ पर जानेंगे कि हमारे खाने का डाइजेशन होता कैसे है। तो सबसे पहले ये जरूरी है कि हमारे खाने का डाइजेशन हो, तभी वो हर ऑर्गन तक पहुंच पाएगा, बहुत सिंपल फॉर्म में, ठीक है। So what is digestion? Digestion is the process of breaking down of food into simple substances for absorption. हमारे फूड का ब्रेक डाउन होना, टूट जाना, ठीक है, और फूड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, ऐसे सब्सटेंसेस जो बहुत सिंपल हैं, बहुत छोटे हैं, ताकि वो ब्लड में जा पाए। हमारा फूड एज इट इज तो ब्लड में नहीं जा सकता और हर ऑर्गन के पास नहीं पहुंच सकता, उसके लिए जरूरी होता है वो बहुत छोटा छोटा जो है टूट जाए, ब्रेक डाउन हो जाए, ठीक है। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है? ब्लड में जा पाए, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से निकल के जब वो ब्रेक डाउन हो चुका है उसके बाद वो ब्लड में जा पाए, ठीक है, वो होता है एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन के लिए ब्लड तक हमारे न्यूट्रिएंट्स पहुंचे, उसके लिए जरूरी होता है हमारे खाने का डाइजेस्ट होना। अब हमारी बॉडी में बच्चों अलग अलग ऑर्गन सिस्टम है, अलग अलग ऑर्गन्स है जो अलग अलग काम कर रहे हैं। जैसे हमारी जो लंग्स हैं वो हमें सांस ब्रीदिंग में हेल्प करती हैं, सांस लेने में हेल्प करती हैं, ठीक है। उसी तरह से हमारा हार्ट क्या करता है? ब्लड को जो है पंप कर रहा है। इस तरह से एक और सिस्टम है हमारी बॉडी का जो है डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करेगा? हमारे खाने को डाइजेस्ट करने का काम करेगा।
इस तरह से हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स अपना अलग अलग काम करते हैं। अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं डाइजेशन ऑफ फूड, तो खाने का जो डाइजेस्ट करने का काम है वो किसका है, वो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, सबसे पहले हम जानते हैं कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक सिस्टम के अंदर काफी सारे ऑर्गन्स होते हैं। ओके, हमने यहाँ पर बोला है डाइजेस्टिव सिस्टम, तो सिस्टम इंक्लूड्स मेनी ऑर्गन्स, कई सारे ऑर्गन मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं। सबसे पहले उनका नाम जानते हैं, फिर उनका फंक्शन जानेंगे। सबसे पहले जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो शुरुआत होती है वो होती है हमारे माउथ से, जहाँ से हम खाना खाते हैं। माउथ के बाद आता है हमारा फूड पाइप, ठीक है, जहाँ से फूड जाता है। ठीक है, ये फूड पाइप जाता है, पीछे से जाता है ये कहाँ तक, स्टमक तक। ये है हमारा स्टमक, जिसे हम हिंदी में पेट कहते हैं। ठीक है, ये है पैनक्रियाज, यहाँ पर जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हो ये है हमारा लीवर। ठीक है, ये है हमारा छोटा सा जो यहाँ पे आपको ये ऑर्गन नजर आ रहा है, ये है हमारा गॉल ब्लैडर। ठीक है, ये जो बाहर की तरफ है, ठीक है, ये जो बाहर की तरफ एक आपको पाइप जैसा जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, और अंदर जो आपको ये मुड़ा हुआ पाइप नजर आ रहा है, इस तरह से पाइप लाइक स्ट्रक्चर, ये जो अंदर है कॉइल्ड, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, और नीचे बिल्कुल यहाँ पे बॉटम पे ये है एनस। ओके, तो ये है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स। अब देखा आपने कितने सारे ऑर्गन्स मिलके हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहे हैं, और ये सब मिलके जो है हमारे खाने को डाइजेस्ट कराने में हेल्प करते हैं। तो सोचो हमारे खाने को डाइजेस्ट कराने में कितने सारे ऑर्गन्स मिलके काम करते हैं। ओके, तो अब जानते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के हर एक ऑर्गन का फंक्शन क्या है, वो क्या रोल प्ले करेगा हमारे खाने को डाइजेस्ट कराने में। सबसे पहला जो पार्ट है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का वो है माउथ। ठीक है, क्योंकि जब हम फूड खाते हैं वो हम कहाँ से खा रहे हैं, शुरुआत कहाँ से हो रही है खाने को बॉडी के अंदर पहुंचाने की, माउथ से। ओके, सो माउथ इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। अब माउथ जो हमारा होता है, माउथ हम अंदर वाला, हमारे जो अंदर वाला पार्ट है उसको हम माउथ कहते हैं। ओके, यहाँ पे जो सारा पार्ट आ गया, दिस इज माउथ। अब माउथ में और क्या क्या होता है, हमारे माउथ के अंदर क्या क्या है, हमारे माउथ के अंदर टीथ होते हैं, दांत, टंग होती है, ठीक है, और सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, अब माउथ में ये जो तीनों चीजें हैं, ये तीनों चीजें माउथ में काम क्या करती हैं। सबसे पहले जो हमारा जो टीथ होता है, टीथ क्या करता है, हम खाने को बाइट करते हैं, च्यू करते हैं, ठीक है, इसको ग्राइंड करते हैं। हम खाने को जो है स्वेलो करने से पहले उसको च्यू करते हैं काफी देर तक। ठीक है, तो वो च्यूइंग का काम, ग्राइंडिंग का काम कौन कर रहा है, हमारे टीथ कर रहे हैं। हम क्यों अपने खाने को च्यू करते हैं, ग्राइंड करते हैं, ताकि वो इजीली स्वेलो हो सके और खाने का जो डाइजेशन है वो और इजी हो जाए। इसलिए हमें खाना जो है च्यू करके तब जो है स्वेलो करना चाहिए। ओके, हमें जो अपना खाना है वो काफी देर तक च्यू करना चाहिए, उसके बाद स्वेलो करना चाहिए। ओके, तो माउथ में जो टीथ होते हैं उसका काम होता है खाने को च्यू करना, ग्राइंड करना, उसका जो फूड है उसका एक तरह से पेस्ट बन जाता है। ठीक है, हमारे टीथ की हेल्प से फिर वो स्वेलो होता है। उसके बाद आती है हमारी टंग, जो कि हमारे माउथ के अंदर है। हमारे टंग की हेल्प से जो है हम खाने को स्वेलो कर पाते हैं। हमारा जो खाना है वो मूव करता है माउथ के अंदर और फिर वो स्वेलो होता है, मतलब माउथ के फिर नीचे जा पाता है विद द हेल्प ऑफ आवर टंग। उसके बाद आते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। ग्लैंड का मतलब क्या होता है बच्चों, ग्लैंड मतलब ये लगा लो कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो कुछ जूस रिलीज करते हैं, कोई चीज जो है वो रिलीज करते हैं। ओके, तो हमारे माउथ में जो है सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं, सलाइवा जो होता है हमारे माउथ में जो लिक्विड प्रेजेंट है वो सलाइवा है। ठीक है, तो वो सलाइवा हमारे माउथ के अंदर आता कहाँ से है, वो आता है सलाइवरी ग्लैंड से। अब ये सलाइवा क्या करता है, ये सलाइवा हमारे जो फूड है उसको वेट करवाने में हेल्प करता है, ताकि हमारा जो
फूड है वो वेट हो जाए और उसकी मूवमेंट ईजी हो जाए और वो ईजिली स्वेलो हो जाए। सबसे मेन फंक्शन तो सलाइवा का ये हो गया, एक तो हमारे खाने को वेट कर देना ताकि हमारा खाना इजीली ग्राइंड हो सके, इजीली च्यू हो सके और इजीली स्वेलो हो सके, उसके लिए सलाइवा चाहिए। दूसरा सलाइवा का काम क्या होता है, हम जो खाना खाते हैं हमारे खाने में सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, ठीक है, हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, तो वो जो कार्बोहाइड्रेट होता है हमारे खाने में जो हमें कहाँ से मिलता है, चावल से, रोटी से, तो वो कार्बोहाइड्रेट को वहीं पे ब्रेक डाउन कर देता है हमारे माउथ में ही। कार्बोहाइड्रेट का हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या हो रहा है, खाने का ब्रेक डाउन हो रहा है, ओके, हमारे न्यूट्रिएंट्स का ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है। तो हमारे माउथ से ही डाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है, ये नहीं कि पेट में जाके डाइजेशन होगा, नहीं, हमारे माउथ से ही डाइजेशन शुरू हो गया है, खाने का पचना शुरू हो गया, ठीक है। तो माउथ में हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसका डाइजेशन हमारे माउथ से ही शुरू हो जाता है। यहां पर सलाइवा जो सलाइवरी ग्लैंड से निकल रहा है वो कार्बोहाइड्रेट्स को बदल देता है, किसमें, शुगर में, ठीक है। सलाइवा क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर में बदल देता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेकडाउन करके, कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ के किस में बदल देता है, शुगर में। यानी कि जब कार्बोहाइड्रेट्स टूटते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, वो बन जाते हैं शुगर। और ये रीजन है बच्चों, अगर आप ब्रेड च्यू करते हो, चपाती च्यू करोगे अगर, तो वो थोड़ी देर बाद आपको च्यू करने के थोड़ी देर बाद आपको मीठी लगने लगती है। मीठी क्यों लगने लगती है, क्योंकि रोटी में क्या है, चपाती में क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट च्यू करते करते सलाइवा उसको तोड़ रहा है और वो किस में बदल रहा है, शुगर में, और शुगर होती है मीठी। इसीलिए हमें जो है रोटी और जो है ब्रेड है वो च्यू करने के बाद मीठी लगने लग जाती है, क्योंकि वो किस में कन्वर्ट होती जा रही है, शुगर में, क्योंकि उसका डाइजेशन माउथ में ही शुरू हो गया है। तो ये था हमारा माउथ के पार्ट्स, ठीक है। तो जो फूड हमने खाया, फूड जो हमारे माउथ में एंटर किया, उस प्रोसेस को हम कहते हैं इंजेशन, मतलब फूड का इनटेक करना, फूड को खाना, क्या कहलाता है, इंजेशन, ओके। माउथ के बाद जो खाना है जब उसको हमने स्वेलो कर लिया, फिर वो कहाँ जाता है, फिर वो जाता है इस फूड पाइप में, ओके। माउथ के बाद आता है हमारा ये फूड पाइप, जहां पे माउथ में स्वेलो करने के बाद खाना जाएगा, ओके। फूड पाइप क्या होता है, पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है जो खाने को माउथ से स्टमक तक ले जाने का काम करता है, जो एक तरह से माउथ को स्टमक को कनेक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है, क्योंकि माउथ से खाना स्टमक तक आ पाए वो किसके थ्रू आएगा, इस फूड पाइप से होते हुए यहाँ पर आएगा। अब माउथ से, फूड पाइप से खाना होते हुए कहां पर पहुंच गया है, स्टमक में। स्टमक क्या होता है, स्टमक बच्चों एक हॉलो खोखला है अंदर से, ठीक है, एक तरह का मस्कुलर ऑर्गन है, मस्कुलर यानी मसल्स का बना हुआ है, क्योंकि उसमें मूवमेंट होती है स्टमक में, ठीक है, वो खाने की चर्निंग कराता है क्योंकि। तो स्टमक क्या है, एक हॉलो मस्कुलर बैग जैसा दिख रहा है आपको, ये बैग जैसा ऑर्गन होता है। यहाँ पर जो हमारा फूड है वो 3 घंटे तक रहता है, ठीक है। 3 घंटे के बाद वो जो है आगे पास होता है, स्टमक में हमारा खाना 3 घंटे तक रहेगा, उसका वहां पे डाइजेशन होता है स्टमक में, ठीक है। अब स्टमक क्या करता है, स्टमक कैसे डाइजेशन में हेल्प करता है खाने की, स्टमक में जूसेस प्रोड्यूस होते हैं, स्टमक के अंदर, ठीक है, जो है जूस रिलीज होता है, ठीक है, जो जूस खाने को जो है ब्रेक डाउन करवाता है, ठीक है। तो 3 घंटे यहाँ पर रहने के बाद खाना जाता है आगे, किस में जाएगा, जो कि आपको ये मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर दिख रहा है, कॉइल स्ट्रक्चर, इसमें, और ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो हमारा जो खाना है वो स्टमक के बाद कहां पर जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, ओके। तो जो हमारा जो स्टमक है उसमें कौन से न्यूट्रिएंट की डाइजेशन होती है मेनली, जैसे हमने बताया था माउथ में कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है, ठीक है, फिर खाना हमारा जाता है स्टमक में फूड पाइप से होते हुए, तो स्टमक में हमारे जो प्रोटीन्स होते हैं उसका टूटना शुरू हो जाता है, प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है कहाँ पे, स्टमक में, लेकिन पूरा नहीं होता, शुरू हो जाता है। ऐसे यहाँ पर भी कार्बोहाइड्रेट का टूटना शुरू हुआ है, पूरा नहीं हुआ, ठीक है। पूरा कहाँ पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब सारा खाना कहाँ पर आ गया है,
यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन भी जूस प्रोड्यूस करती है, उसके अंदर ही जूस रिलीज होता है। वो जूस क्या करेगा, ऑब्वियस सी बात है, काम क्या हो रहा है सारा यहाँ पर, खाने को डाइजेस्ट कराने का। तो वो जूस क्या करेगा, खाने को डाइजेस्ट करवाने में हेल्प करेगा। जैसे स्टमक का जूस हेल्प करता था, ऐसी स्मॉल इंटेस्टाइन का जूस भी खाने को डाइजेस्ट कराने में हेल्प करता है, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का जो जूस होता है उसको हम कहते हैं इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइन वाला जूस यानी इंटेस्टाइनल जूस। अब हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका एक तो अपना जूस होता है जो क्या कहलाता है, इंटेस्टाइनल जूस, प्लस उसमें 2 और ऑर्गन से जूसेस आते हैं। वो कौन से ऑर्गन्स हैं, वो है लीवर, ठीक है। एक तो जो यहाँ पर लीवर है, लीवर भी जूस प्रोड्यूस करता है, जो कहाँ पर जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये यहाँ पर आपको दिख रहा है स्टमक के नीचे ये जो स्ट्रक्चर है पैनक्रियाज, पैनक्रियाज का भी जूस कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो एक तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 तरह के जूस होते हैं, एक उसका खुद का अपना इंटेस्टाइनल जूस, एक लीवर वाला जूस और एक पैनक्रियाज वाला जूस। ये तीनों जूसेस मिलके स्मॉल इंटेस्टाइन में खाने की डाइजेशन को पूरा करते हैं। यानी कि हमारे खाने की डाइजेशन जो पूरी होती है, कंप्लीट होती है, वो कहां पर आके होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, सो यहाँ पर जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे जो जूसेस हैं वो खाने को डाइजेस्ट करवा देते हैं। अब खाने को डाइजेस्ट करवा देते हैं यानी कि खाना हमारा सिंपल सब्सटेंसेस में टूट चुका है। अब यहाँ पर हमारा जो खाना इतना छोटा हो गया, इतना सिंपल वो हो गया कि अब वो यहाँ से क्रॉस करके कहाँ जाता है, ब्लड में। स्मॉल इंटेस्टाइन को क्रॉस करके वो सीधा जाता है ब्लड में और फिर ब्लड से वो हर ऑर्गन तक पहुंचता है। वहां पे पहुंच के सारे न्यूट्रिएंट्स अपना काम करते हैं। तो एक तरह से जो हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन जो हुई है, खाना जो एब्जॉर्ब होता है वो कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। खाने का डाइजेशन जो पूरा होता है, कंप्लीट होता है, वो भी कहाँ पर होता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है हमारे खाने की डाइजेशन कंप्लीट हो चुकी है। पर कुछ खाना ऐसा होता है, कुछ फूड ऐसा होता है जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ हिस्सा खाने का अनडाइजेस्टेड रह जाता है, वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता। तो वो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ जाता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में। ये जो बाहर की तरफ है ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन से अनडाइजेस्टेड फूड, ऐसा फूड जिसे स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्ट नहीं कर पाई, ठीक है, वो जो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट नहीं हुआ, अनडाइजेस्टेड रह गया, ठीक है, वो जाएगा हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। बच्चों ये जो लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, इनका नाम लेंथ के ऊपर नहीं पड़ा है कि ये लेंथ में लंबी है तो ये लार्ज है, नहीं, लेंथ में स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी होती है, ठीक है। इनका जो नाम पड़ा है वो विड्थ के ऊपर पड़ा है। लार्ज इंटेस्टाइन की विड्थ ज्यादा है, स्मॉल इंटेस्टाइन की विड्थ कम है, लेंथ के ऊपर नहीं है इनका नाम, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में वो खाना चला गया अब जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया, क्योंकि कुछ फूड हमेशा ऐसा हमारे इंटेस्टाइन में रह जाता है जो डाइजेस्ट नहीं होता। जो हो जाता है वो फिर एब्जॉर्ब हो जाता है, ब्लड तक चला जाता है, जो नहीं हो पाता वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा कौन सा फूड आता है, अनडाइजेस्टेड फूड। अब यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, लार्ज इंटेस्टाइन उस अनडाइजेस्टेड फूड से, उस अनडाइजेस्टेड फूड में जो भी वाटर प्रेजेंट है, क्योंकि हम वाटर भी कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसमें जो भी वाटर प्रेजेंट है लार्ज इंटेस्टाइन उस वाटर को वापस बॉडी तक भेज देती है ताकि हमारे बॉडी में वाटर की कमी ना हो। तो वो वाटर जो है वापस बॉडी में अनडाइजेस्टेड फूड से चला जाता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में जो फूड बचता है वो फिर एक सेमी सॉलिड पेस्ट में बदल जाता है, क्योंकि वहां से ज्यादातर पानी तो वापस बॉडी में चला गया। अब वो सेमी सॉलिड, पूरी तरह से सॉलिड भी नहीं, सेमी सॉलिड जो होता है, ठीक है, जो बिल्कुल हार्ड नहीं है, सेमी पेस्ट जैसा जो होता है पेस्ट, ठीक है, सेमी सॉलिड पेस्ट में बदल जाता है। अब वो सेमी सॉलिड पेस्ट इस तरह से, ठीक है, होते हुए जो है नीचे यहाँ तक आता है, कहाँ तक, एनस तक। ये जो सेमी सॉलिड पेस्ट है एनस तक आता है। फिर एनस क्या करती है, उस सेमी सॉलिड पेस्ट को बाहर पास आउट करवाती है, ठीक है, क्योंकि ये सेमी सॉलिड वेस्ट क्या है, एक तरह से हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए, उसको हमारी बॉडी अंदर स्टोर करके नहीं रख सकती, इट हैज टू बी पास्ड आउट, ठीक है। तो वो एनस की हेल्प से वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है
और वो एनस की हेल्प से जो है पास आउट हो जाता है, और उसको हम कहते हैं इजेशन। इजेशन क्या है? हमारे अनडाइजेस्टेड फूड का पास आउट हो जाना। इंजेशन था इनटेक करना, ठीक है, और इजेशन, इजेशन क्या है? रिमूवल। हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है, हमारा जो वेस्ट है, जो फूड है, ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड है, उसका रिमूव हो जाना बॉडी से बाहर, ठीक है। तो यहाँ पर होता है डाइजेशन का जो पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट माउथ से शुरू होता है और एनस पर आकर खत्म होता है। So what are the parts of digestive system? First there is mouth, then is esophagus or food pipe, liver, gallbladder, stomach, स्टमक के नीचे पेनक्रियास, लार्ज इंटेस्टीन और अंदर कॉइल वाली स्मॉल इंटेस्टीन, उसके बाद रेक्टम आता है और फिर एनस आता है। ओके, लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, सो जो भी फूड हम इंजेस्ट करते हैं, खाते हैं, वो हमें हमारे माउथ में एंटर हुआ, उसके बाद जो सलाइवरी ग्लैंड है ये, वो सलाइवा सिक्रीट करेगा और उस खाने को वेट करेगा और स्वेलो करवाने में हेल्प करेगा। फिर वो खाना फूड पाइप से होते हुए नीचे जाता है स्टमक में। स्टमक में 3 घंटे तक रुकने के बाद, डाइजेस्ट होने के बाद, वो आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर से जूस आता है, पेनक्रियास से जूस आता है, प्लस उसका अपना जूस होता है। ये तीनों जूस मिलके स्मॉल इंटेस्टीन में खाने को कम्प्लीटली डाइजेस्ट करते हैं। स्टमक में पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता। फिर कुछ अनडाइजेस्टेड फूड जो स्मॉल इंटेस्टीन से डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो लार्ज इंटेस्टीन में गया और वाटर निकल गया। ये अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टीन से होते हुए नीचे रेक्टम तक आता है और इनस से पास हो जाता है, जिसको हम इजेशन कहते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको अच्छे से डाइजेस्टिव सिस्टम का जो प्रोसेस है, वो डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो अच्छे से समझ में आया होगा। कीप स्टडिंग, डू योर वर्क ऑन टाइम, बी सेफ, थैंक यू।